डियर स्टूडेंट्स, इजी परीक्षा चैनल में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डेली की तरह ही आज की हमारी क्लास है। आज हम देखेंगे कुछ गुणनखंड से संबंधित सवाल, ठीक है। और उनके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या होते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है 2-3। तो देखते हैं हम। पहला सवाल दिया गया हमको, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ाई है, ठीक है। अभाज्य संख्या जो कि किसी से भी विभाजित ना हो, जो स्वयं से जाए और एक से जाए, तो अभाज्य संख्याएं तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है। ये बार बार मैं पढ़ाता हूँ, तो ये आप लोगों का रिवीजन होता जाएगा, ठीक है, और ये अच्छे से कंठस्थ होती जाएंगे। तो अभाज्य संख्याएं मैंने पहले भी बताई हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, डैश डैश डैश, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो। कोई भी संख्या है स्वयं से विभाजित होगी और एक से, जैसे कि 29, ये इसका जो गुणनखंड होगा ये 1 होगा और 29 होगा, मतलब ये 1 से विभाजित होगी और 29 से विभाजित होगी। 13, इसका जो गुणनखंड है वो भी 1 होगा और 13 होगा, मतलब स्वयं से विभाजित होगी या 1 से होगी। तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 हो, स्वयं से विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी, तो ऐसी सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले ही बता चुका हूं क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो अब हमको यहाँ पर बताना है, ये कुछ संख्याएं दी गई हैं और इसमें बताना है कौन सी अभाज्य संख्या है। 161, 221, 373 और 437, मतलब कि ऐसी एक से तो सब विभाज्य है। एक से एक का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, एक का सब में जाएगा। और स्वयं से भी सब विभाज्य है ना। लेकिन जो किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए, जिसके गुणनखंड 2 की अपेक्षा 3 हो जाएं या 4 हो जाएं, मतलब कि वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब हम देखें इसमें से कौन सी अभाज्य है और कौन सी अभाज्य नहीं। हमको इसमें बताना है कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या की पहचान करना है, मतलब जिसकी केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब जो स्वयं से हो जाए और एक से विभाज्य हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है। सबसे पहले आते हैं हम 161, चेक करें क्या ये अभाज्य संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसकी अभाज्यता की जांच करने के लिए वर्गमूल से हम स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं एक का वर्गमूल, सॉरी वर्गमूल नहीं, वर्ग से। वर्ग, एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 3 तिरका 9, 4 का वर्ग 4 चौको 16, 5 का वर्ग 5 25, ठीक है, 6 का वर्ग 6 6 36, 7 का वर्ग 7 7 49, 8 का वर्ग 8 8 64, 9 का वर्ग 9 नाम 81, 10 का वर्ग 10 धाम 100, 11 का वर्ग 11 11 में 121, 12 का वर्ग 12 12 में 144 और 13 का वर्ग 13 गुणे 13 169। तो ये वर्ग हम देख रहे हैं 1 2 3 4, लेकिन ये तो हमने प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 शुरुआत किससे की, 1 से की। वास्तव में हम एक से नहीं करेंगे। हमको चूंकि जांच क्या करना है, अभाज्य संख्या, तो हम केवल अभाज्य संख्या लेंगे। तो अभाज्य क्या है, 1 तो है नहीं, 2 है, फिर 3 है, 4 भी नहीं है, 5 है, 6 भी नहीं है, 7 है, 8 भी नहीं है, ठीक है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, इसके बाद क्या हो गई, 11 हो गई, और फिर 12 भी नहीं है, और फिर 13 हो गई। मतलब कि हमारे पास क्या संख्या है, अभाज्य संख्या क्या निकल के आई, 2 3 5 7 11 और 13। तो हम देखते हैं ये जो 161 है ये किसके वर्ग में आ रहा है, ये आ रहा है 13 के वर्ग में। 13 का वर्ग करते हैं हम, 13 का वर्ग 13 गुणे 13 169। तो ये जो 161 है ये कैसा है, छोटा है 13 के वर्ग से या 169 से, ठीक है। इसका मतलब यदि इसके गुणनखंड होंगे तो ये 13 तक हमको मिल जाएंगे। कहाँ तक हो जाएंगे, मिल जाएंगे 13 तक। 13 तक हम इनकी जांच करके देखेंगे। क्योंकि 2 से ये विभाजित नहीं होगी, क्यों नहीं होगी,
इकाई में 2 4 6 8 या शून्य नहीं है। 3 देखें, 3 से भी विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 6 और 1 7 और 1 8, इसके अंकों का जो योगफल है 8 है, और 8 3 से विभाज्य नहीं है। 3 से भी विभाज्य नहीं होगी। 5 से, क्या ये 161 5 से विभाज्य होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी 5 से विभाज्य? इसलिए नहीं होगी ये 5 से विभाज्य क्योंकि 5 का, यदि हम 5 से वह संख्या विभाज्य होती है जिसकी इकाई में 5 या शून्य हो। 161 में इकाई में 1 है, ना तो 5 है ना शून्य है, मतलब ये 5 से भी विभाजित नहीं है। 7 आ जाए, 7 का भाग दें हम इसमें। 7 दूनी 14। 161 में हम 7 का भाग दें। 7 दूनी 14। 16 में से 14 गए 2 और 1 उतारा तो 21। फिर 7 दिया 21। क्या देख रहे हैं हम? 161 में 7 का भाग चला जाता है पूरी बार, और पूरा कैंसिल, हमको कुछ नहीं बचता, 0 बचता है। ठीक है, 7 का भाग 23 बार चला जाता है 161 में, मतलब 161 विभाजित हो गई। 161 क्या हो गई? विभाजित हो गई। किससे विभाजित हो गई? ये 7 से विभाजित हो गई। इसका मतलब कि 161 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अगली संख्या देखें हम, क्या 221 अभाज्य संख्या है? फिर वही हम वर्ग से चालू करें। 2 का वर्ग है ना, अभाज्य संख्या लेना है। कैसी संख्या? अभी हमने पूरी संख्या ले ली थी, प्राकृतिक संख्या है, लेकिन हम अभाज्य लेंगे। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 3 के बाद 5, 5 का वर्ग 25, फिर 7, 7 का वर्ग 49, फिर 7 के बाद 8 अभाज्य नहीं है, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, क्या है? 11, 11 का वर्ग 11 11 121, 12 भी अभाज्य नहीं है, 13 है, 13 का वर्ग 13 गुणे 13 169, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, क्या है फिर? 17, 17 का वर्ग 289। अब देखते हैं हम दूसरी संख्या जो हमारे पास 221 है। 221 जो है वो 289 से कैसी है? छोटी है। इसका मतलब 221 जो है कहीं ना कहीं ये मतलब मान लिया हम 289 छोटी है 17 के वर्ग से छोटी, 17 के वर्ग से छोटी, मतलब अगर ये विभाजित होगी तो इन्हीं संख्याओं से विभाजित होगी। इससे बाहर हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखें अब 221 किससे विभाज्य होती है। ठीक है, 221 2 से तो होगी नहीं, क्योंकि क्या है? इकाई में 2 4 6 8 शून्य नहीं है। 3 से भी नहीं होगी। क्यों? 2 2 4 और 1 5, अंकों का योगफल 5 है, वो 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। 5 है ना, इसके अंकों का योगफल 3 की कंडीशन मैंने बताई है ना, 2 धन 2 धन 1, 2 2 4 और 1 5। चूंकि 5 3 से विभाज्य नहीं है तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। 5 में पहुंचे हम। 5 से ऐसी संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके इकाई में 5 या शून्य हो। तो इकाई में ना 5 है ना शून्य है, ये 5 से भी विभाजित नहीं है। अब हम आ जाए 7 में। 7 का भाग दें, 7 किया 21, बचेगा 1, फिर 11 हो जाएगा, तो 7 से भी विभाजित नहीं है ये। 11 का भाग दे के देखें, 11 दूनी 22, फिर 1 बचता है, 11 से भी विभाजित नहीं है। 13 से हम भाग दें, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ज्यादा हो जाएगा, तो 13 एकम 13। तो देखते हैं 221 जो है 13 से विभाजित हो जाती है। 13 एकम 13, 22 में से 13 क्या कर दिया? घटा दिया, बचा 9, उतारा 1। अब 13 का भाग दो, 13 पना 65, 13 छंग 78 और 13 सत्ते 91। 13 से पूरी तरह विभाजित हो गई। इसका मतलब 221 भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्यों? ये 13 से विभाजित हो गई है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट हम अगली संख्या देखें, क्या है अगली संख्या हमारे पास? 373। देखें 373 अभाज्य है कि नहीं। फिर वही कंडीशन हम देखेंगे, अभाज्य संख्याओं के वर्ग। 289 तक तो पहुंच गए हम। 17 के बाद 18, 18 तो अभाज्य है नहीं। 19, 19 का वर्ग कितना आ जाएगा? 361। ठीक है, फिर अभी कम है ये 20, 20 कैसा है? 20 भी अभाज्य नहीं है। 21, 21 भी अभाज्य नहीं है। 22 भी नहीं है। फिर आ जाएगा 23, 23 का वर्ग 23 गुणे 23, तो 23 किया 69, 9
6, 23 दूनी 46, 46 और 6 52, 529। क्या देखते हैं हम ये देखते हैं कि 373 जो है 361 से तो बड़ा है, लेकिन 529 से ये कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसका मतलब 373 कहीं ना कहीं ये 23 का वर्ग है, लेस देन 23 का वर्ग। इन संख्याओं से ये विभाजित हो जाएगा, और अगर ये इन संख्याओं से विभाजित हो गया, इसका मतलब ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है, और विभाजित नहीं होता है तो अभाज्य हो जाएगी। तो देखें फिर 373, 373 2 से जाएगा नहीं, इकाई में 2 4 6 8 नहीं है। 3 से 7 3 10, 3 13 आता है योग, अंकों का योग 13, 13 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये भी नहीं जाने वाला। 5 से इकाई में 5 या 0 नहीं है, नहीं जाने वाला। 7 से देखें, 7 पना 35 और 2 37, 7 से भी भाग नहीं जाएगा। 11 का देखें हम, ठीक है, 11 तिया 33, बचेगा 4, 11 का भाग भी नहीं जाता है इसमें। 13 का भाग देखें, 13 दूनी 26, बचेगा 11, तो 13 नंबर 117, 13 का भी नहीं जाता है। 17 का भाग देखें, 17 दूनी 34, बचेगा 3, और फिर 33 आ जाएगा तो 17 का भाग भी नहीं जाता है। और 19 का भाग देखें तो 19 का भाग भी नहीं जाता है। और 23 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 529 373 से, तो 23 इससे हमको छोटा लेना है, 19 तक। तो 19 तक हम भाग देखते हैं, तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हमारे पास 19 तक हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, इन संख्याओं में से ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रही है। तो जब ये इन संख्याओं में से किसी से विभाजित नहीं हो रही, मतलब कि 373 जो है वो कैसी संख्या हो गई, अभाज्य संख्या। और हमको यही बताना है कि इसमें से इन चारों में 161, 221, 373 और 437 में कौन सी अभाज्य संख्या है। हम आसानी से बता सकते हैं कि वो अभाज्य संख्या क्या है, 373। मतलब ये भी अभाज्य नहीं है, 437 भी अभाज्य नहीं है। देख सकते हैं हम 437 में यदि हम किसका भाग दे दें, लास्ट के दो दे दें, है ना, 19 से बड़ा है और 23 से छोटा है, तो 19 का पहले भाग दे के देखें हम। 19 दूनी 38, बचेगा कितना, 5, 7 उतारा तो 57, 19 दिया 57, ठीक है। ये कैसे, तो 437 भी किससे विभाजित हो गया, 19 से पूरी बार विभाजित हो गया। तो इस तरीके से हम संख्या की विभाज्यता की जांच करेंगे और बताएंगे कि संख्या कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ही लेना है, उनका वर्ग निकालना है, और वर्ग निकालने के बाद जो भी ये संख्या जो होगी जिसके भी बीच में आएगी, उन संख्याओं का क्रम बाई क्रम भाग दे करके हमको चेक करना है कि क्या ये इससे विभाजित हो रही हैं। अगर इससे विभाजित हो जाती हैं, इसका मतलब अभाज्य नहीं है। और इनमें से किसी से विभाज्य नहीं हो रही, जैसे कि 373 किसी से विभाज्य नहीं हो रही है, मतलब कि 373 एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके का सवाल भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, संख्याएं दे दी जाएंगी और बता दिया जाएगा कि बताओ कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस पे आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी और सवालों को आप बहुत ही कम समय में करना सीख जाएंगे। आगे भी मैं कई एग्जांपल्स इसके करवाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, n मतलब ये जो घात में दिया गया है, n का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त है। अब हमको बताना है कि ये जो है ये किससे विभक्त है पूरी तरह, 7 से, 17 से, 112 से या 145 से, किससे विभक्त है पूरी तरह। 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n, इसको थोड़ा सा चेंज करें हम, 3 की पावर 4 और पूरे की पावर n लिख सकते हैं, घातों का आपस में गुणा होगा 4n हो जाएगा, माइनस 4 की पावर 3 और पूरे की पावर n, घातों का आपस में गुणा होगा 3n हो जाएगा। अब 3 की पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, पावर में आ गया n। 4 की पावर 3 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, पावर में आ गया n। 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 की पावर n माइनस 4 चौको 16, 16 चौको 64 की पावर n।
अब हमको सवाल इस रूप में बन गया है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है, जैसे कि यदि हमको ये दिया जाए x की पावर n माइनस y की पावर n, इसके जब हम गुणनखंड निकालेंगे, तो इसका एक गुणनखंड x माइनस वाई होगा ही, बाकी इधर कुछ भी आए, दूसरा गुणनखंड कुछ भी मिले, लेकिन इसका एक गुणनखंड ये होगा ही होगा। जैसे कि ये पढ़ा है ना अपन ने फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मतलब कि इसमें जो है ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर घात देखो एन है, ठीक है, कोई भी पूर्णांक हो सकती है। तो इसका जो एक ये फार्मूला तो पहले ही पढ़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। इसका एक गुणनखंड, इसको दो भागों में तोड़ दिया और एक गुणनखंड एक्स माइनस वाई है। इसी प्रकार क्यूब के भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है, ये एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हम ये लें, क्या देखते हैं, x माइनस वाई जो है सबका एक गुणनखंड है। तो जिस तरीके से इसमें x माइनस वाई गुणनखंड है, इसमें भी है, मतलब इसमें भी होगा, इसमें भी x माइनस वाई क्या होगा, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो x माइनस वाई मतलब x का मान क्या हो जाएगा 81 और माइनस y का मान क्या हो जाएगा 64, मतलब 81 माइनस 64 भी इसका एक गुणनखंड होगा। घटा दें हम 81 में से 64 को क्या कर दें, हटा दें, तो ये आ जाएगा 17। तो हम बता सकते हैं कि 17 जो है इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। आसानी से हम इसका आंसर बता सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर 17 हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड वाला, 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127, ये मिल गई एक संख्या। तथा दूसरी क्या दी गई है, 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, ये दो हो गए। ठीक है, दो क्वेश्चन, ये और ये, इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। अब इसमें फिर वही उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ लिया, तो देख रहे हैं यहाँ पर भी पावर कैसी है, एक जैसी। ये किस फॉर्म में दिख रहा है अपन को, x की पावर m प्लस y की पावर m, सेम कंडीशन, इसमें भी इसका एक गुणनखंड क्या होगा, दूसरा तो जो भी होगा इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो जब इसका x प्लस वाई इसका गुणनखंड होगा, तो देखें इसमें क्या प्राप्त होगा, जब हम x प्लस वाई करेंगे तो आ जाएगा 127 प्लस 97, और 127 प्लस 97 जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 224, इस बारे में। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखें हम 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, इसमें देखें ये भी इसी फॉर्म का है। ठीक है, x की पावर m प्लस y की पावर m, देखो घात एक जैसी है ना m m, तो इसका भी एक गुणनखंड होगा x प्लस वाई, मतलब कि 127 प्लस 97, और 127 और 97 को जोड़ते हैं तो क्या आता है 224। तो हम देखते हैं इसमें भी जो है इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 224 आ रहा है, और इसका निकालते हैं तो इसमें भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 224 आ रहा है, इसका भी है और इसका भी है, मतलब ये उभयनिष्ठ हो गया। तो हमको यही बताना है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। हम आसानी से बता सकते हैं इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो क्या होगा 224। तो ये छोटा सा वीडियो था, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और जो लोग भी अभी नए चैनल में जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक शेयर करें। फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।